हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे और बहुत स्वस्थ होंगे। और जो भी टॉपिकों को हम लेकर आपकी रिवाइज कर रहे हैं और चल रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो सब टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल और बहुत ज़्यादा एग्जाम में काम आने वाले टॉपिक होंगे। और उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं जो आपके एग्जामों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा एग्जाम से रिलेटेड आपके टॉपिक होते हैं। और उसी सिलसिले में हम कुछ जनरल अवेयरनेस को जोड़कर जीएस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। और अमूमन जीएस पढ़ी भी इसी प्रकार जाती है, ये आपको ध्यान से आपकी देखना ही है। और उसके साथ साथ हम एक सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसकी 2 क्लासेस हम लोग आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। उसी सिलसिले में हम एक बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इस हफ्ते और इस वर्ष की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं। और फिर उसे जोड़कर हम देखेंगे कि कैसे आपकी जनरल अवेयरनेस से जीएस बन जाती है। तो आइए, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। सब लोगों से मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सब लोगों को हमारी क्लासें पसंद आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, और अगर आप प्रीवियस एग्जाम के सेटों को साकर देखते हैं, जो हमारा लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, कि जहां से हम आपकी जीए बनाते हैं वहां से रिलेटेड आपकी जीएस आ रही है, तो सब लोग कोशिश इस बात की करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आपके हमारे लोगों तक इसे पहुंचाने की आपकी हमारी कोशिश करें। तो आइए, आज के सबसे महत्वपूर्ण आपकी हमारी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और वो एक आपकी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड खबर है, एक समसामयिक से रिलेटेड खबर है कि वर्ष 2022 ईस्वी में, ध्यान से लिखना स्टार्ट करना, पहले मैं आप लोगों को खबर बता देता हूँ और उसके बाद हम उससे रिलेटेड पूरे टॉपिक पर हम जीएस बनाएंगे। एक बहुत बड़ी खबर है कि वर्ष 2022 ईस्वी में 15 और 16 नवंबर, 15 और 16 नवंबर को एक भारत में आपकी हमारी बहुत बड़ा एक सैन्य अभ्यास आपकी आयोजित किया गया। और इस सैन्य अभ्यास का नाम रखा गया आपकी सी विजिल। सी विजिल एक सैन्य अभ्यास है और इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। और सैन्य अभ्यास का आयोजन आपकी हमारी किया गया है सी विजिल के नाम से। और ये सैन्य अभ्यास हमारे भारत में जो आयोजित आपकी हमारी किया गया है, ये सैन्य अभ्यास एक आपकी हमारी भारतीय नौसेना का आपकी हमारी एक अभ्यास है और इसका आयोजन आपके हमारे भारत में किया गया है। देखो ध्यान से सुनना, एक तो सी विजिल के नाम से आपकी हमारी सैन्य अभ्यास हुआ, और एक सैन्य अभ्यास आपकी एक दूसरे नाम से हुआ है आपकी हमारी, जिसका नाम है ट्रोपिक्स। ये वाला है ना, ट्रोपिक्स। अब देखो, इन पे रिलेटेड बात करेंगे। पहली बात तो ये सुनना कि ये सैन्य अभ्यास है, ये दोनों के दोनों सैन्य अभ्यास जो है आपकी सी विजिल और ट्रोपिक्स, ये दोनों सैन्य अभ्यास आपकी हमारी एक नौसेना अभ्यास है। ये नौसेना अभ्यास है जिन दोनों का आयोजन किया गया। अब जैसे आपको डेट से नजर आ रहा होगा कि 15 और 16 नवंबर को आपकी हमारी इनका आयोजन किया गया है, तो इसका मतलब सी विजिल और ट्रोपिक्स जो है आपकी हमारी, ये 2 दिवसीय संयुक्त नौसेना अभ्यास है। संयुक्त नौसेना अभ्यास हमारे भारत में आपकी हमारी केवल नौसेना रहने दो आप, आपकी भारतीय नौसेना अभ्यास है, यानी कि केवल इसमें आपकी हमारी भारत की नौसेना, और इसके अतिरिक्त आपकी हमारी इसमें वर्ड भी आ रहा है लगा हुआ, आपकी हमारी संयुक्त नौसेना अभ्यास है। तो अभी मैं कोशिश करूंगा समझाने। अब देखो सुनना, 15 और 16 नवंबर को है। अब ध्यान से सुनना, आपकी हमारी एक का नाम है सी विजिल और एक का नाम है ट्रोपिक्स। पहले आप लोग सब लोग आपकी हमारी ट्रोपिक्स का पूरा फुल फॉर्म लिखें। ट्रोपिक्स का आपकी हमारी फुल फॉर्म है आपकी थिएटर, थिएटर लेवल, थिएटर लेवल रेडीनेस, रेडीनेस। और उसके बाद है आपकी ऑपरेशनल, ऑपरेशनल। और उसके बाद है आपका एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज। पहले इसका पूरा नाम लिख लें हम सब लोग, है ना। एक ये है आपकी हमारी थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशन एक्सरसाइज, ऑपरेशनल एक्सरसाइज। ये ट्रोपिक्स आपकी हमारी जो है ट्रोपिक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया, फुल फॉर्म ये है। ये भी एक नौसेना अभ्यास है, ये भी एक नौसेना अभ्यास है, दोनों का आयोजन किया गया है आपकी। अब इन पे रिलेटेड हम लोग आपकी हमारी बहुत बढ़िया
सबसे ज्यादा आ चुका है ये एग्जामों में, और आप उम्मीद करें कि ये वाला टॉपिक आपकी यूपीएससी में पूछा गया था। मैं आप लोगों को समय समय पर बताऊंगा आपकी हमारी कि यूपीएससी में कौन से टॉपिक आपसे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो उन पर भी हम बात करेंगे। तो ध्यान से आपकी हमारी सुनो ना, लास्ट ईयर आपकी इस पर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, तो बड़ा वैल्यूबल और बड़ा खास टॉपिक है आप सभी के लिए। देखो होता क्या है, हमारे भारत में आपकी हमारी ये 2 दिवसीय आपके सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ, सी विजिल के नाम से और ट्रोपिक्स के नाम से, और भारतीय नौसेना का एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है, और इसका फुल फॉर्म है आपकी थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज आपकी हमारी, इसका फुल फॉर्म है। सी विजिल आपकी हमारी अपने आप में एक स्वयं पूरा वर्ड है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। अब देखो हम इसकी बात करते हैं, पहले आप आपकी हमारी ये कोशिश करें और इस चीज को आप लिखें कि सी विजिल और ट्रोपिक्स जो आपकी संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन हुआ है, तो इन दोनों संयुक्त नौसेना अभ्यासों का जो आयोजन है वो किया गया है आपकी हमारी भारतीय तट रेखा। भारतीय तट रेखा की लंबाई जो है वो है आपकी 7516.6। तो भारतीय तट रेखा की लंबाई 7516 यानी कि 7516.6 किलोमीटर आपकी हमारी, इस समुद्रीय तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, तथा आर्थिक क्षेत्र में शामिल भाग में इन दोनों संयुक्त आपके हमारी नौसेना अभ्यास का आयोजन एक साथ किया गया। देखो ये चीजें जो होती है ना, मैं डिटेल में समझाऊंगा सब लोगों को आपकी हमारी हुआ कैसे है। देखो ध्यान से सुनना सारे लोग आपकी हमारी, और फिर उसके बाद इन टॉपिकों पर हम लोग आपकी हमारी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा होगी, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन है। आपको ये पूछा जाएगा आपकी सी विजिल, देखो इसका नाम जो रखा गया, पहले आप नाम रखें इसका। अब इतना आपने लिख लिया होगा, तो अब आपकी हमारी कोशिश करते हैं इन्हें समझने। देखो है क्या, अब देखो आपके हम इसे समझते हैं, ट्रोपिक्स जो है वो इसके साथ किया गया है, लेकिन मेनली जो संयुक्त नौसेना अभ्यास है वो आपकी हमारी किया गया है सी विजिल। सी विजिल मेनली जो आपकी हमारी संयुक्त नौसेना अभ्यास है आपकी हमारी, वो क्या किया गया है आपकी, वो सी विजिल है। अब देखो सी विजिल आपकी हमारी क्या है, यह ध्यान से अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ऐसे हुआ है, सी विजिल का जो 2022 ईस्वी में आयोजन किया गया है, तो इसका नाम रखा गया है सी विजिल 22। तो देखो नाम से आपकी केवल ये है कि सी विजिल का 2022 में ना आपकी आयोजन किया गया, नौसेना का अभ्यास है, तो इसके पीछे 22 लगा दिया गया। इसका मतलब लास्ट ईयर अगर इसका आयोजन हुआ होगा तो सी विजिल 21 नाम रखा गया होगा, है। अब ये वाला जो है आपकी सी विजिल आपकी हमारी, ये जो है इस साल 2022 ईस्वी में इसका तीसरा एडिशन है, तीसरा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तीसरा संस्करण होगा आपकी हमारी, संस्करण ये वाला है ना, यानी कि थर्ड एडिशन है ये वाला इसका, और थर्ड एडिशन का इसका आयोजन किया गया है, यानी तीसरा। इसका मतलब इससे पहले 2 हो चुके हैं, इससे पहले आपके हमारी 2 हो चुके हैं। अब देखो ये तो हुई जनरल अवेयरनेस का आपकी हमारी बातें। अब इसको मैं एक चीज और बता दूं कि सी विजिल और जो हम ट्रोपिक्स अभी लेकर चल रहे थे, इन दोनों आपकी संयुक्त नौसेना अभ्यासों का जो सूत्रधार है वो है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसके रक्षा मंत्री इस समय राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो है इस समय हमारे भारत के ना, राजनाथ सिंह। सूत्रधार का मतलब होता है आयोजित कराने वाला, आयोजित कराने वाला। और इस वाले संयुक्त नौसेना अभ्यास का जो समन्वयक है, समन्वयक का मतलब होता है निगरानी या कंट्रोल करने वाला। समन्वयक जो है वो है आपकी गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। और इस समय गृह मंत्री सभी जानते हैं हमारे भारत के अमित शाह जी, अमित शाह। मैं आपको सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लिख लेना, एक बड़ी खास खबर है, हमारे भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री, अगर जिक्र हो रहा है तो इसको लिख लेना। सबसे पहले रक्षा मंत्री जो थे हमारे भारत में, सबसे पहले वो है आपके बलदेव सिंह। बलदेव सिंह हमारे भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री हैं। और यदि हम गृह मंत्री की बात करें तो भारत में आपके सबसे पहले गृह मंत्री, सबसे पहले जो गृह मंत्री रहे हैं हमारे भारत के, वो रहे हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे। और हमारे भारत के, सॉरी मुझसे गलती हो गई भाई,
यहाँ आपकी हमारी एडिट करना थोड़ा सा। हमारे भारत के सबसे पहले गृह मंत्री रहे हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये अब थोड़ी सी जानकारी है, जीएस से रिलेटेड है, इसे आप लिख लेना। सबसे पहले होम मिनिस्टर भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर भारत के बलदेव सिंह है, वर्तमान में राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, और होम मिनिस्टर आपकी अमित शाह है। तो होम मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल करेगी, और इसका आयोजन जिसके आपके हमारे द्वारा कराया जा रहा है उसको समन्वय कहते हैं। यानी आयोजन आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री करा रही है, और कंट्रोल इसकी देखभाल जो होगी वो कौन करेगी, वो होम मिनिस्ट्री। तो दोनों आपके मंत्रालय जो है वो इन्वॉल्व है। क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्ष 2022 ईस्वी में बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया कि कौन सा डिपार्टमेंट आपकी किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो आप मिनिस्ट्री को जरूर, जैसे अभी पैट के एग्जाम में पूछा गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, 1993 में उसका गठन भारत में पहली बार हुआ 1993 ईस्वी में। तो वो वर्तमान में भारत के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, जो भारत की होम मिनिस्ट्री होती है उसके मंत्रालय के अधीन। जैसे अभी एक जेईई का पेपर हुआ, मुझे सुना करो सब लोग ध्यान से, अगर मैं कोई चीज यहाँ लिख भी नहीं रहा हूँ ना तो आप सुना करो। जैसे अभी एक जेईई का पेपर हुआ है जेई के लिए, तो जेई का पेपर हुआ है, तो उसमें एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोलर बोर्ड किस मंत्रालय या किस मंत्री किस मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है, तो उसका आंसर था वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करती है हमारे भारत की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्योंकि आजकल प्रदूषण को लेकर बहुत ज्यादा बवंडर फैला हुआ है कि वायु प्रदूषण है, ये प्रदूषण है, पराली जलाने से ये हो रहा है, फोग ये हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे करके। इसलिए याद रखना कि हमारे भारत में आपकी ये जो आपकी हमारी सैन्य अभ्यास है सी विजिल और ट्रॉपिक्स जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इसका समन्वय जो हुआ देखने करने वाला वो गृह मंत्रालय। अब देखो कोशिश करते हैं कि जनरल अवेयरनेस से तीसरे नंबर का आयोजन हुआ, तीसरा संस्करण हुआ, और इसका आयोजन आपकी हमारी टोटल भारत की जितनी भी आपकी समुद्री तटीय रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, 7516 आपकी हमारी 7516 यानी 7516.6 किलोमीटर, और भारत का जितना भी आर्थिक क्षेत्र है उसमें सारे में इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखो, अब ये तो जनरल अवेयरनेस की बात हुई, लेकिन इस जनरल अवेयरनेस की बात को आप जोड़कर देखते हैं कि जीएस आपकी कैसे बन जाती है। अब उसको देखें आप सारे, है ये आपने लिख ली होगी, ये जीए है। अब देखो इसे एक समझते हैं कि इन संयुक्त नौसेना अभ्यासों के आयोजन की क्या जरूरत पड़ी कि हम आपस में इनका आयोजन कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनना, अब बनाते हैं कि जनरल अवेयरनेस से कैसे जीएस बन जाती है और वो कैसे आपकी पढ़ी हुई याद है। देखो हुआ क्या, अब सभी लोगों को पता होगा 26 नवंबर 2008 ईस्वी में हमारे भारत में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ। सभी को इसके बारे में जानकारी होगी कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बहुत ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और उसमें बहुत सारे लोग आपके हमारी मारे गए, बहुत सारे लोग उसमें आपके हमारी किल किए गए, डेथ हो गई, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए, बहुत सारे लोग घायल हुए। तो अब मुंबई पर जो अटैक हुआ था, तो मुंबई पर जो अटैक हुआ है, तो इस वाले अगर मुंबई को देखें तो मैं आपके लिए आपकी हमारी कोशिश करता हूं कि एक हम मैप बनाने की कोशिश करते हैं सब लोग, है ना। अब देखो क्या हुआ था, देखो अगर हम इंडिया के मैप की स्थिति देखते हैं तो आप सब लोगों को याद ही होगा। देखो भारत का एक स्थिति देख लेते हैं हम सब लोग, आपकी हमारी ये वाली, है ना। भारत की स्थिति देखना आप सभी लोग, देखो क्या है, ये है ना, ये भारत की स्थिति है। ये भारत का आपके अमूमन हम देख लेते हैं कि एक तरीके से ये भारत का आपकी हमारी क्या है, ये मैप है ना। अब भारत के अगर हम मैप में देखें तो ये वाला जो राज्य है ना, यहाँ ये वाला राज्य, यहाँ ये वाला राज्य है गुजरात, ये गुजरात है। गुजरात के जस्ट नीचे ये जो राज्य आ जाता है, यहाँ है आपके महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, ये वाला है ना। अब महाराष्ट्र की जो राजधानी आपकी मुंबई वो यहाँ है, ये मुंबई है, ये वाली ये मुंबई है, ये मुंबई है, देखो है, ये मुंबई है बिल्कुल। अब सभी लोग जानते हैं कि भारत एक प्रायद्वीप है, और एक दिन मैं द्वीप के बारे में बता रहा था कि चारों ओर से जल से घिरा क्षेत्र जो होता है वो द्वीप कहलाता है, आइलैंड इंग्लिश में कहते हैं। और ऐसे ही करके जो तीन ओर से घिरा क्षेत्र होता है उसको हम प्रायद्वीप कह देते हैं। अब भारत तीन ओर जल से घिरा है, आपको याद होगा मैप में अगर हम देखें ना, तो सीधा हाथ राइट हैंड जो होता है वो पूर्वी दिशा होती है, लेफ्ट हैंड जो होता है वो पश्चिमी दिशा होती है, और ऊपर की तरफ ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है आपकी उत्तरी दिशा, और नीचे की तरफ आपकी साउथ डायरेक्शन होती है दक्षिणी दिशा।
तो अब ये दिशा जो पूरब की है, यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है भारत की इस साइड में, और यहाँ है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी देखो, कोशिश करना सबकी समझ में आ जाए, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल बोल दिया जाता है। भारत के इस साइड में यहाँ पर आपकी हमारी जल भरा हुआ है, और ये है आपकी अरब सागर, ये अरब सागर है ना, अरबिया सी बोल दिया जाता है इसको। और यहाँ भारत के दक्षिण में जल भरा हुआ है, यहाँ ये है आपकी हिंद महासागर, नीचे की तरफ है साउथ में, इंडियन ओशियन इंग्लिश में बोल देते हैं। तो भारत के तीन ओर जल, ऊपर की तरफ हिमालय पर्वत है, हम सभी जानते हैं। अब भारत में यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, ये भारत की स्थिति है। अब भारत में जो महाराष्ट्र है ये यहाँ पड़ता है, यानी गुजरात के नीचे है। अब मुंबई जो है बिल्कुल अरब सागर के तट पर बसा हुआ एक शहर है। तो हुआ क्या था कि जब 26 नवंबर 2008 ईस्वी को हमारे भारत में जो मुंबई पर टेररिस्ट आए थे, आतंकवादी आए थे, वो इस समुद्री रास्ते से होकर आए। देखो ध्यान से देखना, इस समुद्री रास्ते से, यहाँ से ये वाला समुद्री रास्ता ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पाकिस्तान का क्षेत्र आ जाता है, ये सभी लोग जानते हैं ना, ये वाला पाकिस्तान है, यहाँ ये पाकिस्तान है, यहाँ ऊपर की तरफ अफगानिस्तान है, सबको पता होगा। अब ये जो पाकिस्तान के क्षेत्र है, हमने देखा था और न्यूज में बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि वो आतंकवादी हमला सोची समझी रणनीति थी, और एक तरीके से पाकिस्तान की जो एक खुफिया एजेंसी ISI, उसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट उसमें बताया गया। अब पाकिस्तान ने आपकी क्या करा, उन सैनिकों को इस वाले रास्ते से भेजा, ये वाला। अब यहाँ से जो रास्ता बनता है, देखो मैं जब लाइन खींच रहा हूँ, ये वाला रास्ता जो बनता है आपकी हमारी, ये वाला सारे का सारा रास्ता कौन सा, समुद्री का रास्ता है। अब इस समुद्र के रास्ते से अरब सागर से होते हुए वो आपकी इस तट पर पहुंचे, और इस तट पर आने के बाद आपकी हमारी उन्होंने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एंट्री, तो उन्हें सड़क की तो कोई जरूरत पड़ी नहीं। अब उन्होंने विदाउट किसी भी लैंड एरिया के, आपकी केवल नेविगेशन आपकी मार्ग से, जल मार्ग से भारत में आपकी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पर आपकी हमारी उन्होंने आके आपकी हमारी आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे कोई भी तटवर्तीय क्षेत्र, देखो तटवर्तीय क्षेत्र उन्हें कहा जाता है जो क्षेत्र समुद्री आपकी हमारी सीमा को स्पर्श करते हैं, या जो हमारे भारत के क्षेत्र या किसी भी देश के आपके क्षेत्र जो समुद्र की सीमा को स्पर्श करते हैं, उनको तटवर्तीय क्षेत्र बोल दिया जाता है। तटवर्तीय क्षेत्र, तटवर्तीय क्षेत्र, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी तटवर्तीय क्षेत्रों की निगरानी में कमी थी, और यहाँ कोई ना कोई आपकी हमारी सिक्योरिटी में, सुरक्षा में हमसे चूक हुई, कमी हुई, और इसी कमी का फायदा उठाते हुए ये लोग पाकिस्तान से आपकी इस रास्ते से उसे होते आपकी हमारी मुंबई आ गए, और एक बहुत बड़ी आपकी हमारी घटना को अंजाम दिया, जिससे हमें उभरने में काफी समय लगा, और उसकी आज भी हम हर एक आपकी हमारी 26 नवंबर, और ये बड़ा खास है क्योंकि 26 नवंबर आने ही वाला है, नवंबर में बात कर रहे हैं, तो 26 नवंबर को इन लोगों ने अपनी अटैक करा। तो अब हमने सोचा कि भाई ऐसी कोई घटना भविष्य में ना हो, क्योंकि भारत की समुद्रीय तटीय रेखा आपकी काफी लंबी है, मैं अभी बता रहा था। अब देखो हमने क्या करा था, ये जब अटैक हुआ तो उसी अटैक के बाद मैं रफ कर रहा हूं, और एक कंडीशन आपके लिए और क्रिएट करूंगा, और आप लोग कोशिश करना कि यहाँ से जीएस कैसे बनती है, क्योंकि देखो मेरा सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे रहता है कि हम जो भी पढ़े वो एग्जाम में, और जनरल अवेयरनेस से जीएस कैसे बनती है। हम भारत के नीचे वाले हिस्से को बनाने की कोशिश करते हैं, ये भारत का आपकी हमारी नीचे वाला हिस्सा है जो समुद्री तटीय को स्पर्श करता है, ये नीचे वाला, जिसको हम साउथ इंडिया कहते हैं। अब देखो हमारी समुद्री तटीय रेखा को देखिए, तो मैं भी बता रहा था भारत के ऐसे क्षेत्र जो आपकी पानी को, जल को स्पर्श करते हैं, जैसे इधर आपकी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपकी अरबिया सी यानी अरब सागर है, और इधर आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। तो भारत की ये जो टोटल यहां से लगाकर ऐसे अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, ये वाली आपकी लाइन जो मैंने खींची है, ऐसे अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो यहां से लगाकर आपके ऐसे चलते हैं, तो टोटल आपकी समुद्री तटीय रेखा है। अब समुद्री तटीय रेखा की जो भारत की कुल लंबाई है, समुद्री तटीय रेखा, ये वाली समुद्री तटीय रेखा की जो कुल लंबाई है वो है आपकी हमारी भैया, अभी हमने लिखा था 7516.6 किलोमीटर। इसे आप ऐड डाउन कर ले, आता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भारत की। इसका मतलब यहां से लगाते और ये दूरी हम कवर करते हैं तो ये आपकी 7516.6 किलोमीटर आ जाती है। अब ये दूरी आपकी हमारी दो वर्गों में बटी हुई है। एक तो है आपकी हमारी भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि से लगे लगे तट की लंबाई, मुख्य भूमि से लगे तट की लंबाई है 5422.6 किलोमीटर, और मुख्य भूमि से परह, मुख्य भूमि से परह
मुख्य भूमि से परे लगे तट की लंबाई, ये मैं अभी समझाऊंगा आपको। लगे तट की लंबाई ये है आपकी हमारी, अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये है 2095 किलोमीटर, ये 2094। इन दोनों को अगर हम जोड़ के देखेंगे तो 7516 की आपकी कितना किलोमीटर आ जाएगा भैया आपका, वो 7516.6। अब देखो इतनी टोटल लंबाई है, इन टोटल लंबाई में हम बात क्या करते हैं। देखो अगर हम टोटल भारत की समुद्रीय तटीय रेखा को देखते हैं तो यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है, तो हुआ। अब टोटल समुद्रीय तटीय रेखा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य अगर पूछे जाते हैं तो है आपकी हमारी भैया 9, और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे जाते हैं तो उनकी संख्या आपकी 4। ये किसी अब हम कॉन्स्टिट्यूशन आपकी क्लास में पढ़ ही रहे हैं रेगुलर, और उसकी क्लासेस भी साथ ही साथ चलती रहेंगी। तो मैं फर्क समझाऊंगा स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में क्या फर्क होता है, केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों में। तो टोटल भारत की समुद्रीय तटीय रेखा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 9, और टोटल आपकी भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्रीय तटीय रेखा की आपकी हमारी लंबाई को स्पर्श समुद्रीय तटीय रेखा को स्पर्श करते हैं उनकी संख्या 4 है। अब देखो इनमें गिन लेते हैं, यहाँ लिखते रहना सारे लोग। यहाँ भारत का जो आपकी राज्य स्पर्श करता है समुद्रीय तटीय रेखा को वह है गुजरात। उसके बाद आपकी हमारी जो राज्य स्पर्श करता है ये अरबियन सीवर, अरबियन सी है यानी अरब सागर है। उसके बाद भारत में ये जो राज्य हो जाता है ये है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के नीचे यहाँ है आपकी हमारी गोवा, और नीचे की तरफ ये राज्य जो होता है ये है आपकी हमारी कर्नाटक, और नीचे की तरफ सबसे नीचे राज्य यहाँ पर आ जाता है वो है आपकी हमारी केरल, है ना। इसके बाद इधर की साइड में अगर हम चलते हैं तो यहाँ राज्य जो है ये है आपकी तमिलनाडु, उसके बाद यहाँ चलते हैं आपकी तो यहाँ राज्य हमारे भारत का एक राज्य आ जाता है और ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ राज्य ऊपर की तरफ चलते हैं तो आ जाता है उड़ीसा, और सबसे ऊपर यहाँ राज्य आपको पता ही होगा ये आ जाता है पश्चिम बंगाल। अब देखो गिनकर देखो तो टोटल हमारे भारत की जो समुद्रीय तटीय रेखा को स्पर्श करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राज्य टोटल स्पर्श करते हैं। उन राज्यों की टोटल लंबाई इतनी है, इतनी। मुख्य तट से लगे हुए मैं अभी बताऊंगा इसको, और मुख्य भूमि से परे आपकी लंबाई कितनी है, इतनी। दोनों को ऐड करते हैं तो इतनी आ जाती है। अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश देखो, इसे मैं रफ कर देता हूँ इधर से आपकी, है ना। अब केंद्र शासित अगर हम प्रदेश देखें तो ये जो आपकी हमारी बे ऑफ बंगाल हमने लिखा है, यानी बंगाल की खाड़ी है ये वाली सारी, बे ऑफ बंगाल वाला क्षेत्र है। बे ऑफ बंगाल का मतलब बंगाल की खाड़ी है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ जो आ जाता है ना आपकी हमारी यहाँ यहाँ ये है पांडिचेरी, ये पांडिचेरी। यहाँ जो क्षेत्र आपकी हमारी आ जाता है ये वाला, ये जो क्षेत्र आ जाता है ये है आपकी हमारी अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पांडिचेरी दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इधर आ जाते हैं अरबिया सी में, तो यहाँ जो है ना आपकी ये वाला जो है अरब सागर में आपकी ये है लक्षद्वीप, ये वाला लक्षद्वीप। ऊपर की तरफ आपकी हमारी अमीनी द्वीप है, नीचे का मिनिकॉय द्वीप है। यहाँ जो आ जाता है ना आपकी हमारी, यहाँ ध्यान से देखना सारे लोग आपकी, ये गुजरात और महाराष्ट्र के तल के यहाँ पर ये वाला, यहाँ जो क्षेत्र आ जाता है ना, जहां से मैं गाढ़ा कर रहा हूँ इस चीज को आपकी हमारी डार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ जो चीज आ जाता है उसको कहते हैं दमन व द्वीप, दमन व द्वीप। अब देखो एक दमन व द्वीप हुआ, एक लक्षद्वीप हुआ, तमिलनाडु हुआ, पांडिचेरी, तो इसका मतलब टोटल भारत की समुद्रीय तटीय रेखा को स्पर्श करने वाले क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 13 है ये वाले। अब इन 13 में दमन और दीव दादरा नगर हवेली एक जगह आ जाते हैं, आपने पढ़ा होगा। अब देखो एक बात समझो, मैं उस पर आ जाता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हम टोटल आपकी हमारी समुद्रीय तटीय रेखा से संबंधित आपकी, तो हमने क्या हुआ था, ये जो हमारे भारत में मैप हमने बनाया है साउथ इंडिया का, तो इसमें क्या हुआ, जब महाराष्ट्र में अटैक हुआ तो हमने ये सोची कि भाई ये वाली जो समुद्रीय तटीय रेखा है टोटल, इस समुद्रीय तटीय रेखा की अगर सुरक्षा हम बहुत ज्यादा आपकी मजबूत कर दें, तो जैसे हमें सामना 2008 में करना पड़ा वैसा सामना नहीं होगा। तो हमने इन 9 के 9 राज्यों और 4 के 4 केंद्र शासित प्रदेशों की जो स्थिति मैंने यहाँ मैप पे बनाई है, यहाँ बोर्ड पे आपके सामने बनी हुई है, इन 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों की स्थिति को सुधारने के लिए कि समुद्रीय तटीय स्थिति सुधर और सुरक्षा आपकी हमारी स्थिति मजबूत हो जाए, तो उसी आपकी सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए 2018 ईस्वी में हमने ये सोचा कि क्यों ना हमारी आपकी नौसेना जो है वो वायुसेना के साथ मिलकर आपकी एक अभ्यास करे। और इसका मतलब ये हुआ कि इसी आपकी समुद्रीय सुरक्षा को, समुद्रीय तटीय
सुरक्षा को तटीय सुरक्षा, समुद्रीय तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मजबूत करने के लिए मजबूत करने के लिए मजबूत करने के लिए एक नौसेना अभ्यास का हमने आपकी हमारी संचालन शुरू करा, और जिस आपकी हमारी नौसेना अभ्यास का नाम क्या रखा गया था, सी विजिल रखा गया। ये तो इसका मतलब देखो बन गई नहीं बन गई आपकी हमारी की जीए से रिलेटेड खबर थी आपकी, जीएस जोड़े कि इसकी लंबाई कैसे होती है। अब इसमें यानी कि समुद्री तटीय रेखा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2018 में हमने एक संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू करा सी विजिल के नाम से। अब सी विजिल का जो पहला संस्करण है, पहला संस्करण वो हुआ आपकी 2019 ईस्वी में जनवरी। सी विजिल का दूसरा संस्करण जो हुआ वो हुआ 2021 ईस्वी में आपकी जनवरी। तो इसका मतलब पहला 2019 में हुआ, दूसरा 2021 में हुआ, तो द्विवार्षिक है, ये तो पक्का हो गया। लेकिन इस साल 2022 में हमने कराया, लेकिन लास्ट में करा रहे हैं हम नवंबर में। उसका रीजन है आपकी क्योंकि 26 नवंबर हमारे पास में है, तो उन आपकी हमारी दृष्टिकोण तारीखों को देखते हुए हमने कराना तो जनवरी 2023 में चाहिए था अगर द्विवार्षिक है। तो इसका मतलब ये लिख ले कि ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, लेकिन हमने इसका आयोजन आपकी कब करा दिया, अब सी विजिल के तीसरे संस्करण का आयोजन जो है हमने वो करा दिया है आपकी, जो थर्ड एडिशन इसका कराया वो हमने नवंबर 2022 ईस्वी में आपकी करा दिया है। तो इसका मकसद सी विजिल स्टार्ट नहीं होता अगर मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को अटैक नहीं होता। तो इसका मतलब समुद्री तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आपकी इसका आयोजन किया गया है, और इसका आयोजन आपकी प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो हमें मेन चीज ज्योग्राफी में देखनी पड़ेगी कि भारत की समुद्री तटीय रेखा का मतलब क्या होता है। तो ऐसे भारत के क्षेत्र जो समुद्र को, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर की सीमा को स्पर्श करते हैं उनको तटवर्तीय क्षेत्र कह देते हैं। टोटल तटवर्तीय क्षेत्र की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अब इन राज्यों में अगर हम देखें ना, तो इन राज्यों में आप लोग आपकी हमारी कुछ क्वेश्चन और लिख लो जिन लोगों को नहीं पता है, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, आप लिख जरूर लेना। अगर इन राज्यों में देखें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक समुद्री तट रेखा की लंबाई वाला राज्य है हमारे भारत में गुजरात, ये है ना। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा की लंबाई सबसे कम है, तो सबसे कम वाला राज्य हमारे भारत में है गोवा। देखो इसकी गुजरात की समुद्री तटीय रेखा लंबाई है 1214.70 किलोमीटर है, और गोवा की समुद्री तटीय रेखा लंबाई यानी सबसे छोटी समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य गोवा, और सबसे बड़ी समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य आपकी गुजरात। अगर गुजरात ऑप्शन में ना हो तो दूसरी सबसे बड़ी समुद्री तटीय रेखा आपकी आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश को कभी मैं एक्सप्लेन फिर करूंगा, लेकिन इसको लिख जाओ। सभी राज्यों के इंक्लूड कर देते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो टोटल कितना आ जाता है आपकी हमारी, तो टोटल आ जाती है आपकी हमारी भैया 7516। अब ये जो है एक जानकारी और लिख लें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इन 4 राज्यों का जो तट है ना ये वाला, इस तट को आपस में मिलाकर आपकी हमारी बोला जाता है, इन तटों को आपस में मिला देते हैं और इस तट को बोल दिया जाता है कोंकण तट। ये वाला नाम रख दिया हमने, कोंकण तट रख दिया। और ये वाला जो है आपकी केरल का तट जो है, इस तट का नाम रखा है हमने आपकी मालाबार तट, ये वाला। और ये वाला आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है, ये वाला देखो मैं लाइन खींच रहा हूं इधर आपकी हमारी, इसे रफ कर देते हैं। अगर ये वाला आपकी हमारी देखें तो भारत में आपकी तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का जो तट है आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, इस वाले तट को बोला जाता है आपकी कोरोमंडल तट, ये वाला है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो तट है इसे बोल दिया जाता है आपकी गोलकुंडा तट, ये वाला गोलकुंडा तट। तो टोटल 4 तटों में बटी हुई है भारत की समुद्री तटीय रेखा, 9 राज्य हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब हुआ क्या है, अब इसे एक बार रफ कर लेते हैं और सिचुएशन हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो हुआ क्या है, ये लिखते रहना सारी चीजें, मैं देखो बोल जोड़ रहा हूं ना, सी विजिल इसके पे ही होगा। अब देखो हुआ क्या, अब इसमें होता क्या है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सी विजिल जो संयुक्त नौसेना अभ्यास हो रहा है, तो सी विजिल 22 के नाम से जो संयुक्त नौसेना अभ्यास है, इसमें कुल मिलाकर कितने क्षेत्र भाग ले रहे हैं, तब आंसर आएगा 13, जिसमें 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है।
एक बात तो ये हुई, और वो मैंने समझा दी कि क्यों ये भाग ले रहे हैं, क्योंकि ये सारे समुद्री तटीय रेखा को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात इसमें हुई कि इसमें कौन कौन भाग ले रहा है, तो एक तो इसमें भाग ले रहा है आपकी हमारी भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना इसमें भाग ले रही है, भारतीय वायुसेना इसमें भाग ले रही है। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी भारत में जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है वो इसमें भाग लेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक एजेंसी होती है। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी भैया सीमा सुरक्षा बल होता है, सीमा सुरक्षा बल वो इसमें भाग लेगा। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एक विभाग होता है, ये भी इसमें भाग लेगा। और इसके अतिरिक्त आपकी एयरपोर्ट से संबंधित विभिन्न एजेंसियां इसमें भाग ले रही हैं। और इसके अतिरिक्त आपकी हमारी बहुत सारी आपकी हमारी छोटी छोटी एजेंसियां भी आपकी हमारी इस नौसेना अभ्यास में भाग ले रही हैं। तो इन सबसे मिलाकर इसके अतिरिक्त बात करें तो जितने भी आपकी हमारी मछली पकड़ने वाले मत्स्य उत्पादन करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं और जो भी तटवर्तीय क्षेत्रों में है ना, मत्स्य उत्पादन करने वाले व्यक्ति और जो तटवर्तीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय हैं वो भी आपकी हमारी इस नौसेना अभ्यास में शामिल हो। तो ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इसमें इतने लोग भाग ले रहे हैं। ये तो हुआ 75 से 16.6 किलोमीटर का आपकी हमारी टोटल ब्यौरा कि इसका आयोजन टोटल आपकी हमारी भारत की तटवर्ती सीमा में इसका आयोजन किया जाए। अब देखो जीएस बनी नहीं बनी आपकी, आपको तटवर्ती राज्य पढ़ने चाहिए, आपको केंद्र शासित प्रदेश पढ़ने चाहिए, आपको इसका पता हो, आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पता हो कि वो बंगाल की खाड़ी में, आपको लक्षद्वीप का पता हो कि वो अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका मतलब पूरा बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में आपकी लक्षद्वीप अरब सागर में पड़ता है। ये टोटल जानकारी 4 तटों में बटा हुआ इतने किलोमीटर है। सबसे बड़ी समुद्री तटीय रेखा सबसे छोटी, दूसरी सबसे बड़ी समुद्री तटीय रेखा। अब समझते हैं है क्या। अब इसमें हमने शुरू में आकर आपकी एक वर्ड और लिखा था। अब देखो शुरू में आकर हमने एक वर्ड और लिखा था और उस वर्ड के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। हमने लिखा था कि भारत की समुद्री तटीय रेखा की सीमा के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी इस आपकी हमारी सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। अब देखो आर्थिक आपकी हमारी क्षेत्र है क्या, देखो है क्या भाई, मैं आपको समझा देता हूं, मैप में पहले बना चुका हूं, अब आप समझिए। देखो एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र समुद्र संधि, समुद्र कानून संधि, सॉरी, एक संस्था है। ये एक ट्रेटरी है भाई, एक ट्रीटी बोला जाता है आपकी संधि को। इस संधि की स्थापना आपकी की गई 1982। आप समझो इस वाली चीज को, है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आपकी यूएन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये है ना, यूएन, ये शॉर्ट में इसको ये बोला जाएगा। इस संधि की आपकी हमारी जो व्याख्या है वो 1982 में की गई। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म लिख लो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, है ना, ऑन द लॉ मीन्स होते हैं कानून, ऑफ द सी इसका फुल फॉर्म है ये 1982 में एक संधि आई। इसको यूएनओ के द्वारा आपकी मान्यता 1982 में दी गई। मान्यता जो है वो 1982 में आपकी हमारी दी गई है। इसको ध्यान से समझना, आपके लिख लेना। लेकिन इसको जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतिम रूप से लागू है, अंतिम रूप से इसको जो लागू किया गया है वो 1994 में किया गया है। और भारत ने इस संधि को जो माना है वो 1995 ईस्वी में माना है। 1995 ईस्वी में भारत ने इसको माना, 1994 ईस्वी में अंतिम रूप से इसको लागू किया गया। यूएनओ ने इसको मान्यता दी 1942 में। संधि का नाम है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982। अब ये संधि कहती क्या है, देखो इस संधि में आपकी हमारी ये व्याख्या की गई है, इस संधि में ये व्याख्या की गई है कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो समुद्री किसी भी आपकी हमारी सागर
देखो ध्यान से सुनना, किसी भी सागर को या महासागर को आपकी स्पर्श करते हैं वो दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्री। तो अब जो देश आपके सागर या महासागर को स्पर्श करते हैं तो उस सागर या महासागर के कितने हिस्से पर कितने हिस्से पर उस देश का अधिकार है, वो देश कितने हिस्से पर आपके सागर या महासागर के अपना अधिकार जता सकता है, और उस सागर या महासागर के में जो संसाधन उपस्थित है, संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेज, जैसे आपके जलप्रपात वगैरह होते हैं, बहुत सारे आपके हमारे वहां एक्सपेरिमेंट के लिए यूजेस होते हैं। अब संसाधन वो चाहे आपकी जीवित हो या चाहे आपकी जीव हो, कैसे भी हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जीवित हो या निर्जीव हो, आपके संसाधन जो समुद्र में है, यानी जो सागर और महासागर होगा उसके कितने हिस्से को आपकी हमारी भाई वो देश यूज करेंगे जो स्पर्श करते हैं, और उस आपकी संसाधन जो है उस सागर या महासागर में वो जीवित है या निर्जीव है, उन संसाधनों का वो प्रयोग आपकी कैसे कर सकता है। तो किसी भी देश को जो सागर या महासागर को स्पर्श करते हैं उनमें आपके हमारे कितने हिस्से पर सागर का प्रयोग या महासागर का प्रयोग वो कर सकता है, और उसमें उपस्थित संसाधनों का प्रयोग वो कैसे कर सकता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी हमारी ये निर्धारित करने के लिए एक संधि बनी, और इस संधि को क्या जाना जाता, किस नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982। अब संयुक्त राष्ट्र संधि आपकी हमारी 1982 जो है वो क्या कहती है, समझ में आया क्यों बनी, लिख लेना आपकी पाउस करके इसको, आपकी जैसे मैंने बोला। अब देखो ये क्या कहती है, संयुक्त राष्ट्र, देखो इसको सुन लो, संयुक्त राष्ट्र जो आपकी हमारी समुद्री कानून संधि है UNCLOS, ये जो संधि है इस संधि के अनुसार टोटल आपके तट क्षेत्र को, टोटल तट क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। देखो इसको समझना, 3 वर्गों में बांटा गया, पूरी दुनिया के जो जो देश आपकी सागर या महासागर को स्पर्श करते हैं तो उनके तट क्षेत्र को इन्होंने 3 वर्गों में बांटा। नंबर 1 इसको कहते हैं आंतरिक जल, आंतरिक जल को इंग्लिश में बोला जाएगा आपकी इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर, IW आएगा लिखा हुआ ज्यादातर। दूसरा आपकी हमारी होता है प्रादेशिक सागर, प्रादेशिक सागर है ना, प्रादेशिक सागर को आपकी हमारी टेरिटोरियल सी कहते हैं, टेरिटोरियल सी, ये बात टेरिटोरियल सी बोल दिया जाता है। और तीसरा आपकी हमारी अन्य आर्थिक क्षेत्र, देखो आगे नहीं आ गया वर्ड, अन्य आर्थिक क्षेत्र, अन्य आर्थिक क्षेत्र को बोलते हैं आपकी एक्सक्लूसिव, इंग्लिश में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, इकोनॉमिकल जोन, है ना, इसे शॉर्ट फॉर्म में आता है EEZ लिखा हुआ, इसे IW आता है और इसे आपकी TS आता है। देखो इन्हें समझ लो आप ये वाली। अब देखो इससे इसकी भी चर्चा हो रही थी, देखो ये कहती है आपकी हमारी UNCLOS जो संधि है आपकी, ये कहती है कि जो आधार लाइन होती है ना किसी भी देश की, बेस लाइन, देखो इसको भी मैं समझा दूं आपको, वक्त तो ज्यादा लग ही रहा है लेकिन आप सुना करो, जितनी वीडियो में बनाता हूँ आपकी उनमें बड़ी खास जानकारी होती है, ऐसे कोई नहीं बताता, और ये सबसे ज्यादा आती है एग्जाम में। देखो जैसे अभी हम भारत की स्थिति बना रहे थे कि साउथ इंडिया की स्थिति ये है, अब भारत में जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, ये क्षेत्र तटवर्तीय क्षेत्र है, ये वाला। अब तटवर्तीय क्षेत्र से समुद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होती है, किसी भी तटवर्तीय क्षेत्र से समुद्र को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होती है ना, ये वाली, इस सीधी लाइन को आपकी हम लोग आधार रेखा कहते हैं, आधार रेखा, या इंग्लिश में बोल दिया जाता है बेस लाइन, आधार रेखा है, बेस लाइन। तो अब आगे समझ में, अब देखो ये कहता है UNCLOS की संधि कि आंतरिक जल उस भाग को कहा जाएगा कि आधार लाइन के किनारे पर जो भाग स्थित है, आधार लाइन के किनारे पर जो खाड़ी या खंड जो स्थित है ना, उन आपके भागों से मिलाकर आपकी जो भाग बनता है उसको क्या बोल दिया जाता है, आधार लाइन के ना, सॉरी उस भाग को क्या बोल देते हैं, आंतरिक जल। आंतरिक जल में मछली पकड़ने का अधिकार किसी भी देश के राज्यों को होता है आपकी हमारी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आंतरिक, आपने पढ़ा होगा ना भारतीय संविधान में, मैं आगे पढ़ा हुआ, सूचियों को 3 वर्गों में बांटा गया, संघ सूची, समवर्ती सूची और एक राज्य सूची होती है। आंतरिक जल में मछली पकड़ने का अधिकार भारत में आपकी उन राज्यों को होता है जो समुद्री तटीय रेखा को स्पर्श करते हैं, यानी कि आप 3 राज्य, और 9 राज्यों के पास ये अधिकार है कि वो इस क्षेत्र में मछली पकड़ सकते हैं। तो इसका मतलब आंतरिक जल जो है ये राज्य सूची का विषय है, ये आप लिख लें, आगे हम समझेंगे, ये आपकी स्टेट, आपकी हमारी जो लिस्ट होती है उसका एक सब्जेक्ट है।
उसके बाद देखो ये संधि आपकी इस पर आते हैं प्रादेशिक सागर, ये कहती है, इसको आप लिख लेना, आपकी इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी आपकी हमारी देश में आधार रेखा जो बेस लाइन होती है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील जो होता है ना, समुद्री मील को इंग्लिश में कहते हैं आपकी नॉटिकल मील, लिख लेना आपकी, एक नॉटिकल मील जो होता है ना, एक नॉटिकल मील जो होता है 1852 मीटर के बराबर होता है, इसे आप लिख लेना, एक नॉटिकल मील। ये कहती है कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक किसी भी आपकी हमारी देश अगर किसी सागर या महासागर को स्पर्श कर रहा है, तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र होता है ना, इस क्षेत्र पर आपकी उस संबंधित देश का अधिकार होगा, और इस देश में जो आपकी इस क्षेत्र में जो कानून लागू होंगे वो उस देश के कानून लागू होंगे आपकी, जो देश आपकी इस क्षेत्र को स्पर्श करता है। उसके बाद आपकी हमारी तीसरे क्षेत्र पर आते हैं। अब देखो तीसरे क्षेत्र का आपकी हमारी नाम लिखा हुआ है, ये आपने पेट डाउन कर लिया होगा, इनमें लिखना सारी चीजों को जो मैंने यहाँ लिखी है। अब देखो तीसरा आपकी हमारी जो क्षेत्र है ना, इसमें जो हमने नीचे नाम लिखा हुआ है, इसमें आपकी तीसरा क्षेत्र है और वो लिखा हुआ है आपकी अन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। ये यूएनसीएलओएस संधि ये कहती है कि किसी भी आपके हमारी देश में आधार रेखा से यानी बेस लाइन से 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील का मतलब 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है ना, तक का तो क्षेत्र होता है, इस वाले क्षेत्र को आपकी हमारी किसी क्या कहा जाता है, आपकी अन्य आर्थिक क्षेत्र। अब देखो लास्ट में जाके आपकी कंक्लूजन निकल के आया, निष्कर्ष निकल के आया कि ये सी विजिल आपकी हमारी या टॉपिक्स के नाम से जो हम लोग संयुक्त नौसेना अभ्यास कर रहे हैं, तो ये भारत की समुद्रीय आपकी हमारी साथ साथ आपकी आर्थिक क्षेत्र में भी इसका संचालन होगा। तो आर्थिक क्षेत्र देखो ये है, यानी कि 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है किसी भी देश को आपकी हमारी, वो यूएन संयुक्त राष्ट्र की जो समुद्री कानून संधि होती है वो ये कहती है कि 200 आपकी नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को इसे कहते हैं। अब देखो लिखना, किसी भी देश का अगर अन्य आर्थिक क्षेत्र है यानी ईईजेड ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में संबंधित देश को यहाँ की हमारी कोई भी अन्वेषण करने की अनुमति होती है, यानी खोज करने की, यहाँ कोई भी दहन करने की अनुमति होती है, जिससे मिसाइलें वगैरह हम लोग गिरा देते हैं उसकी अनुमति होती है, और इसके अतिरिक्त इसकी आपकी हमारी भैया प्रबंधन की उसको आपकी हमारी गारंटी देनी पड़ती है, मैनेजमेंट उसको करना पड़ता है, और इसके अतिरिक्त आपकी गारंटी देनी पड़ती है कि उसको इसका कंजर्वेशन करना पड़ेगा, संरक्षण। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र आपकी आधार रेखा से जो 200 आपके नॉटिकल मील की दूरी पर होता है उस क्षेत्र को अन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, और अन्य आर्थिक क्षेत्र में संबंधित देश को अन्वेषण, दहन, प्रबंधन और संरक्षण करने की आपकी इजाजत और आपकी जिम्मेदारी दी जाती है। और इस पूरे के पूरे आपके हमारी टॉपिक के सिनेरियो में देखो हमने ये देखा है कि ये सी विजिल के नाम से कि संयुक्त आपकी हमारी नौसेना जो अभ्यास हुआ वो तो केवल सी विजिल था, या सी विजिल के साथ साथ आपकी हमारी इसका आपकी जो हमने लिखा था आपकी हमारी ट्रोपिक्स था। अब ट्रोपिक्स या सी विजिल के नाम से संयुक्त नौसेना अभ्यास हुए, लेकिन संयुक्त नौसेना अभ्यास में आपकी हमारी चर्चा में आ जाने से इतनी सारी चीजें चर्चा में आ गई, आप इन चीजों को आप पढ़ें। अब कुछ लोगों में आप लोगों के लिए आपकी होमवर्क दे देता हूं, आपके लिए कुछ काम दे देता हूं, वो आप लोग आपकी स्वयं याद रखें। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस आपकी हमारी सैन्य अभ्यास में सेना भाग ले रही है, प्रमुख रूप से नौसेना, तो नौसेना के बारे में आप पढ़ लें। वायुसेना इसमें भाग ले रही है, तो वायुसेना, और जब सेनाओं की चर्चा होती है तो आप थल सेना के बारे में भी पढ़ लें, है ना। और आपकी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों के ऊपर एक अधिकारी होता है जिसको हम कहते हैं सीडीएस, फिर इसके बारे में भी आप पढ़ लें। सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आपको पता होगा कि दूसरे नंबर के सीडीएस हमारे भारत में अभी अभी आपकी अनिल चौहान बने हैं, क्योंकि पहले नंबर के सीडीएस आपको सबको पता होगा विपिन रावत है, जिनकी मृत्यु 8 दिसंबर 2021 ईस्वी को हो गई थी एक विमान दुर्घटना में, और ये दूसरे नंबर के अनिल चौहान बने अभी अभी आपकी 30 सितंबर 2022 ईस्वी को आपकी हमारी ये बने हैं। तो नौसेना के आपकी हमारी आपको अध्यक्ष पढ़ेंगे हैं, वायुसेना के अध्यक्ष पढ़ेंगे, थल सेना, जैसे आपको पता होगा नौसेना आपकी दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं, वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं। जैसे नौसेना के वर्तमान में आपकी हमारी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो आर हरि कुमार है, और आर हरि कुमार नौसेना के अध्यक्ष हैं आपकी 25वें नंबर के। जैसे वायुसेना के अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करें
तो वर्तमान में भारत में वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में आपकी हमारी भैया हैं इस समय वी.आर. चौधरी यानी विवेक राम चौधरी जी हैं। और विवेक राम चौधरी इस समय आपकी वायुसेना के 27वें नंबर के अध्यक्ष हैं और थल सेना के अध्यक्ष वर्तमान समय में मनोज पांडे हैं। और मनोज पांडे 29वें नंबर के आपकी थल सेना के अध्यक्ष हैं और सीडीएस आपके दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसका फुल फॉर्म होता है। पूरी जानकारी आपकी इस टॉपिक में बन गई जीएस आपकी, कैसे नहीं आती पड़ी हुई? हम बताएं आपकी हमारी ऐसे आती है जीएस पढ़ी हुई, कैसे नहीं आएगी? ऐसे आप पढ़े। जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक है, इतना बड़ा आपके सिलेबस आप तैयार करें, इतनी सारी चीजें चर्चा में आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही लोगों को आपकी कोशिश करें कि जीएस ऐसे पढ़ी जाती है। जो लोग भ्रमित हैं, जो बिना मतलब की चीजें पढ़ रहे हैं, कि किताबें पढ़ रहे हैं और पढ़ा हुआ कुछ नहीं आ रहा, तो उन लोगों को बताएं और कोशिश करें कि हमारे वाले इस चैनल को, इजराइल सर जीएस को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा आपकी हमारी कोशिश करें, लोगों तक शेयर करें। और इन्हीं उम्मीदों और इन्हीं आशाओं के साथ आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपकी हमारी सबके लिए आपकी भाई नमस्कार।